दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी ज़बरदस्त तरीके से चला रहे होंगे। तो उसी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए आपके बीच आपका भाई पुनः उपस्थित हुआ है UPSSC द्वारा आयोजित होने वाली जूनियर असिस्टेंट की जो आपकी आगामी परीक्षा है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक और ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट के साथ आपके बीच आया हूं। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरे साथ वीडियो को अंत तक देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक, और अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ, जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए आते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ढेर सारा अपना प्यार दें। हम इसी तरह आपके लिए नए नए प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब भी साथ में कर दिया करें, ठीक। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आते हैं सीधे अपने मुद्दे की बात करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ठीक है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण, ठीक है। हम वर्णों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्दों से मिलकर फिर हम आगे वाक्य की रचना करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबसे छोटी जो इकाई होती है शब्द की वो होती है वर्ण। दूसरा क्वेश्चन कह रहे, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए जो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब कि एक क्रिया इन्होंने समाप्त करके तुरंत, ठीक है, उसके जस्ट बाद वो दूसरी क्रिया में लग जाए तो कह रहे हैं कि पहली क्रिया को क्या कहा जाएगा। तो पहली क्रिया को कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। मतलब पूर्व में जो क्रिया की उसको हम लोग कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। तुरंत मतलब दूसरी क्रिया स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अव्यय, ठीक है, अव्यय बताना है हमें। तो अव्यय का कई बार आपको बताया कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शब्दों को हम लोग अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा अव्यय दिया गया है वो है आह, ठीक है। तो आह ऐसा शब्द है जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा युक्ति संगत पहला ऑप्शन सही लिखा है, रूढ़िवादी भी सही लिखा है, पारिश्रमिक भी सही लिखा है। करे अपद मस्तक जो है हमारा वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अपद मस्तक कोई वर्ड नहीं होता है, आपाद मस्तक होता है, आपाद मस्तक, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो हम देखते हैं कहाँ पर सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो उल्लू स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग हो गया। केंचुआ भी हमारा पुल्लिंग हो गया। तो दो तो हमारे यहीं से कट गए। तीसरा चील, जौंक और कोयल, ये हमारे सारे कैसे हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। यहाँ पर सभी स्त्रीलिंग हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। छठवां क्वेश्चन कह रहे, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। जो कमाए सो खाए, इसमें हमें काल बताना है, ठीक। जो कमाए सो खाए, यहाँ पर हमारा जो काल है वो है हेतु हेतुमत विषय भविष्य काल, ठीक है। हेतु हेतुमत विषय भविष्य काल, ठीक है। इस काल की क्रिया में क्या हमें स्पष्ट होता है, इस काल की क्रिया से हमें यह प्रकट होता है कि भविष्य में एक क्रिया का होना कैसा दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। जो कमाएगा सो खाएगा, यानी एक क्रिया, यानी हम जब पहले कमाएंगे तभी तो खा पाएंगे। तो पहली क्रिया है कमाना, तब हम खा पाएंगे। तो ऐसी क्रिया में जहाँ पर पहली क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है तो वहाँ पर क्या होता है हमारा हेतु हेतुमत विषय भविष्य काल हो जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पदांश होता है या पद्यांश होता है। ठीक है, तो प्रत्यय जो होता है वो एक शब्द का हमारा क्या, शब्द का अंश होता है जो कि शब्द के लास्ट में लगा होता है, यानी पीछे जो शब्द लगाए जाते हैं वो हमारे होते हैं प्रत्यय। ठीक है, और आगे जो लगते हैं वर्ड, शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग और पीछे जो वर्ड लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, कह रहे दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको कह रहे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है हम उसको लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, संधि कहते हैं जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है और कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नवा क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द में से अवयवी भाव समास का चयन कीजिए। तो अवयवी भाव समास का चयन, ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है पाप पुण्य, ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, बी दिया गया है आजीवन, तो ये हमारा हो जाएगा अवयवी भाव। ठीक है, अवयवी भाव समास। ठीक, चलिए करेक्ट आंसर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त वाक्य के लिए आपका काफ़ी सिंपल रहता है। ठीक है, अगर संयुक्त वाक्य पूछ लिया जाए तो वहाँ पर आपको काफ़ी सिंपल चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है कि मैंने चाय के बाद नाश्ता किया, ये तो नहीं है। जब मैंने नाश्ता किया तब मैंने चाय भी पी। मैंने चाय के साथ नाश्ता किया, मैंने चाय पी और नाश्ता किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा संयुक्त वाक्य है, यानी दो या दो से अधिक वाक्य कैसे आपस में वो कैसे होते हैं? जुड़े रहते हैं। तो कह रहे जब मैंने नाश्ता किया तब मैंने चाय पी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो जो हैं, एक तो चाय नाश्ता किया फिर मैंने चाय पी, ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 11वां क्वेश्चन है कि सही उत्तर छांटें। शयनागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। कैसे हैं ये संरचना के आधार पर? शयनागार, कातर, हिमालय। ठीक है, तो ये जो संरचना के आधार पर इनका परिचय होगा, क्या होगा? एक तो ये यौगिक हैं, रूढ़ हैं और योग रूढ़ हैं। ठीक है, शयनगार जो है यौगिक, कातर रूढ़ और हिमालय है वो योग रूढ़ है। ठीक है, कैसा? योग रूढ़। अच्छा, यौगिक मतलब दो या दो शब्दों से मिलकर कोई शब्द जो बनता है। ठीक है, दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनेगा वो हमारा होगा यौगिक। ठीक है, तो यहाँ शयन और गार, तो ये शयनागार हो गया। इसके बाद जो हमारा रूढ़ होता है, रूढ़ शब्द, ठीक है, जिन शब्दों के हम क्या नहीं कर सकते? सार्थक उनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे कातर यहाँ पर दिया तो इसके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले। और योगऋण जो होते हैं, ठीक है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से बनते हैं वो हमारे योगऋण कहलाते हैं। ठीक है, योगऋण। अच्छा, योगऋण, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट यहाँ पर क्या हुआ? डी हो गया हमारा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। शुक और शुक, शुक और शुक। ठीक है, तो शुक का मतलब होता है जौ और शुक का मतलब होता है शुग्गा। तो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? ठीक है, तो परिकर का जो अनेकार्थी यहाँ पर नहीं है वो है हमारा क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय नहीं, बाकी सारे ये हमारे परिकर के अनेकार्थी हैं। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। पयोदी, सिंधु, बारिश किसके पर्यायवाची हैं? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा। ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं हैं? किस विकल्प के? कह रहे शाम का वैषम्य होगा, ठीक है, सापेक्ष निरपेक्ष, रित का अनृत और श्लाघनीय का प्रशंसनीय। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वो श्लाघनीय का प्रशंसनीय ना होके निंदनीय होगा। ठीक है, क्या होता है इसका?
निंदनीय। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, आपकी किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो है तीव्र इच्छा है तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, अभीप्सा। ठीक, जैसे हमारी तीव्र इच्छा है कि हमें नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, अभीप्सा है, अभीप्सा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी। निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनना है। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा, ठीक है, तभी किसी ने कहा, इन तिलों में तेल नहीं। ठीक है, इन तिलों में तेल नहीं। ठीक है, मतलब इसका अर्थ हो गया कि कंजूस जो व्यक्ति होता है उससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मल्लावे, जाई सोई कछु गावे। कह रहे कि यहाँ पर कौन सा हो गया, कौन रस पूछ रहे हैं। ठीक है, रस पूछ रहे हैं तो यहाँ पर वात्सल्य होगा। ठीक है, पालना झुला रही, किसको झुलाएंगी, बच्चे को ही झुलाएंगी। ठीक है, उसी को दुलारेंगी। ठीक है, हिलाएंगी डुलाएंगी, तो यहाँ पर हो गया वात्सल्य रस। ठीक है, जब हमें बच्चों से जहाँ पर प्रेम दर्शाया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों का सौंदर्य दर्शाया जाता है, तो वहाँ पर हमारा जो रस होता है वो होता है वात्सल्य रस। ठीक है, बच्चों से स्नेह, वहाँ पर हमारा वात्सल्य रस हो जाएगा। शून्य शीय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। तो यहाँ पर ये क्या है, मालिनी है, चौपाई है, कवित्या हरि गीतिका है। तो ये जो है वो क्या है, चौपाई है। ठीक है, चौपाई में प्रत्येक चरण में उसमें 16 मात्राएं होती हैं और एक सममात्रिक छंद होता है। चौपाई कैसा होता है, सममात्रिक छंद होता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 20वां क्वेश्चन है, शखिन सहित हर्षि अति रानी, सूखत धानु पराजनु पानी। ये इसमें अलंकार पूछ रहे हैं, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो शखिन सहित हर्षि अति रानी, सूखत धानु पराजनु पानी, जानू जनु जानहु मनु मानहु। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, जानहु जनु जानहु मनु मानहु। ये ऐसे करके जो आपके शब्द दिख जाएंगे तो वहाँ पर हमारा कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जनु आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है। ठीक है, जनु। नेक्स्ट, माता पिता किशोरों को स्वयं के डेड से सीखने में मदद करते हैं। माता पिता के क्या होते हैं, माता पिता के अपने जीवन के अनुभव होते हैं। ठीक है, अनुभव से वो माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभव से सीखने में मदद करते हैं। उन्हीं के अनुभव से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, वो अपने अनुभव उनके साथ शेयर करते हैं। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, उसको पहचानिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, चलिए पढ़ते हैं। शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा, ये अशुद्ध हो गया। शादी के कार्यक्रम ना हो के का होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, तो ये हुई है हमारी किस में, अवधी में। ठीक है, किस भाषा में हुई है, अवधी भाषा में हुई है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। वैदेही वनवास किसकी रचना है, वैदेही वनवास, तो ये कई बार पूछी जाती है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अयोध्या सिंह हरिऔंध। ठीक है, किसकी रचना है ये, अयोध्या सिंह हरिऔंध की रचना है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। अब आते हैं सामान्य जानकारी पर। ठीक है, इसके आपके लिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में भी 20 मिलेंगे। तो हूबहू वैसा ही सब कुछ रखा गया है, तो अब केवल आपको कुछ नहीं करना है, सुनते जाना है, देखते जाना है, बड़ा ही आनंद आएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए थे। ठीक, किसके द्वारा लाए गए थे ये, हम्पी में विजयनगर के, तो ये लाए गए थे हमारे एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा। किसके द्वारा लाए गए थे, एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था।
कौन सी घटना ने दिया था राष्ट्रवाद की? तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जन्म हुआ था वो हुआ था हमारा फ्रांस की क्रांति के बाद से। ठीक है, कब से हुआ था? फ्रांस की क्रांति के बाद से राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया गया। आगे बढ़ते हैं। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी। ठीक है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी मेरठ षड्यंत्र केस में। किस में हुई थी? मेरठ के षड्यंत्र केस में इसको सजा हुई थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। और कब हुई थी? ये हुई थी 1929 में। ठीक है, 1929 में 20 मार्च 1929 में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो ये थी हमारी गुंडाधुर की। किसकी थी? गुंडाधुर की थी। ठीक, और ये जो हमारा बस्तर आंदोलन था 1910 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1910 में। 50वां क्वेश्चन, असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत हैं, कौन से हैं? असम में क्या होगा? बिहू जो है वहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो वहाँ पर बिहू गीत भी गाए जाते होंगे। तो ओबियसली हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? तो श्वेत क्रांति के लिए हम लोग मानते हैं किसको? वर्गीज कुरियन को। ठीक है, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति में क्या है? श्वेत क्रांति का जनक कहें या अग्रसर कहें, वो जाना जाता है। ठीक, चलिए। अच्छा, श्वेत क्रांति जो है हमारी, ये तो हो गई डॉक्टर वर्गीज कुरियन की। और बाकी जो हरित क्रांति है, ठीक, हरित क्रांति का जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है, अभी इनको नोबेल पुरस्कार ये हमारा भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न भी इनको मिला है। निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें और सही विकल्प पर निशान लगाना है हमें। ठीक है, इनको मैचिंग करानी है। तो लाल किताब, ठीक है, रेड बुक होती है, उसमें कौन सा डाटा रहता है? तो रेड बुक में हमारा डाटा रहता है कौन सा? लुप्त प्राय प्रजातियाँ। ठीक है, जो प्रजातियाँ कैसी हैं? लुप्त प्राय हैं, उनको हम रेड बुक में रखते हैं। सोरिया पर विफोलिया वन, सोरिया पर विफोलिया वन जो हैं वो डिप्टोरोकार्प वृक्ष, चौथा होता है इसका। और स्क्लेरोफिल्म पौधा, ये हमारा भूमध्य वन का पौधा है। और गैप डायनामिक्स जो है वो समशीतोष्ण है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा विभाजित नहीं है? मतलब कर्क रेखा इनमें से किस राज्य में से नहीं गुजर रही है? तो वो नहीं गुजरती, हमारा गुजरात में गुजरती, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में, ओडिशा से ये नहीं गुजरती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया ओडिशा। ठीक है, ओडिशा जो है वो हमारा इस यहाँ से कर्क रेखा नहीं निकलती है। क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं कौन से मूल अधिकार? तो आर्टिकल 15, 16, 19 और 29। ठीक है, ये जो अधिकार हैं ये केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध हैं। ठीक, 15 में हमारा क्या है? आर्टिकल 15 में कि जन्म, जाति, रंग, नस्ल आदि के आधार पर आप लोग भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जन्म, जाति, रंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 16 में हमारा होता है लोक नियोजन में। ठीक है, लोक नियोजन में आपको समानता मिलेगी। 17 यहाँ दिया नहीं गया, 17 में है अस्पृश्यता का अंत। 19 में जो यहाँ पर दिया गया है उसमें हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और 29 में जो है अल्पसंख्यक मामलों का संरक्षण है। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना रिजाइन देगा या त्यागपत्र देगा तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 56वां क्वेश्चन। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो मतलब जो पार्टी
मुख्य विपक्षी पार्टी होती है तो उसको कब विपक्षी पार्टी का दर्जा मिलता है, तो उसको सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग मिला हो, ठीक है, 10वां भाग मिला हो तब वो मुख्य विपक्षी पार्टी कहलाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था, तो एल.एम. सिंघवी समिति जो थी वो थी 1986 में, ठीक है। कब नियुक्त किया गया था, 1986 में। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय विकास कार्यक्रम में लोगों को किस रूप में लिया जाता है, समुदाय विकास कार्यक्रम में लोगों को किस रूप में लिया जाता है, तो लोगों को लिया जाता है इसमें महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में, ठीक है। किस रूप में लिया जाता है, महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में। करेक्ट आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती हैं, किस उद्देश्य की ओर निर्देशित होती हैं, तो ये होती हैं हमारी सामाजिक विकास की जो प्रक्रियाएं वो गरीबी और भुखमरी का निवारण करने के लिए होती हैं। किसके लिए, गरीबी और भुखमरी का निवारण करना इनका क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 60वां क्वेश्चन, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है, भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित जो योजना होगी वो है हमारी अमृत योजना, ठीक है। कौन सी, ऑप्शन नंबर डी, अमृत योजना, ठीक है। इसका जो पूरा नाम होता है, ए से होता है अटल, ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है, ठीक है। वलित प्रकार का हमारा जो प्रकार नहीं है, यूराल है, अफलेसियन है और अरावली श्रृंखला है। राइन घाटी जो है ये हमारी एक प्रकार की क्या है, ये जो है हमारी वलित प्रकार के जो पर्वत हैं उसका ये प्रकार नहीं है, ठीक। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। 62 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश घास स्थल का नाम, कौन से देश का जो घास स्थल कह रहे हैं उसका सही युग्म नहीं है। कह रहे हैं कि अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है और ब्राज़ील में स्टेपी कहा जाता है, ठीक है। तो सही युग्म है, ठीक है, इसमें सही बताना कि कौन सा है, तो अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, यानी केवल एक जो है ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, ये हमारा करेक्ट हो जाता है। ब्राज़ील में जो मैदान होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ये कंपोज कहते हैं, ठीक। स्टेपी जो हैं ये यूरोप के हैं, कहाँ के हैं, ये यूरोप के घास के मैदान हैं। चलिए नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है उसकी कह रहे की इकाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है वो होती है टेस्ला, ठीक है। क्या होती है, टेस्ला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने क्यों लगती है, ठीक है। बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ क्यों पिघलने लगती है, क्यों, क्योंकि जो बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को नमक जो है वो क्या कर देता है, कम कर देता है, इस वजह से जो है बर्फ़ पिघलने लगती है। 65वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे धनु स्तंभ के नाम से जाना जाता है, तो धनु स्तंभ के नाम से जाना जाता है किसे, टिटनिस को, ठीक। टिटनिस को धनु स्तंभ के रूप में जाना जाता है और यह कैसा रोग है, यह एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, जीवाणु। राइट आंसर हो गया ए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अब हमारा कंप्यूटर का पोर्शन है, इसको भी देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन है, आप लोग बने रहें, ठीक है। क्वेश्चन है कि विश्व का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर क्या है, विश्व का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर इनमें से कौन सा है, तो ये है हमारा इंटेल का 4004, ठीक है। इंटेल का 4004 सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए कह रहा है स्कैनर,
बी कंपाइलर, सी माउस और डी प्रिंटर। ठीक है, तो स्कैनर हमारा हार्डवेयर, इसको छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं और प्रिंटर को छू सकते हैं। कंपाइलर जो है हमारा, ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, कंपाइलर हमारा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मॉनिटर वीडियो होता है, क्या होता है मॉनिटर वीडियो? तो मॉनिटर वीडियो होता है एक कैसा, ये एक आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। डेस्कटॉप पर तारीख और समय कहाँ पर होते हैं? ठीक, तो डेस्कटॉप पर जो तारीख और समय वाला डब्बा होता है कहाँ पर हमारा, ये नीचे होता है। यहाँ आपको तारीख और समय देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका ये सिस्टम है, ठीक, तो नीचे आपका तारीख और समय देखने को मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नीचे वाले पोर्शन को, इसको हम लोग कहते हैं टास्क बार। ठीक, क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। जहाँ टेक्स्ट की प्रत्येक पंक्ति शुरू होती है और समाप्त होती है, उसे नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है इंडेंट मार्कर का। ठीक है, किसका? इंडेंट मार्कर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 71वां क्वेश्चन है कि पिवट टेबल निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है? पिवट टेबल, ठीक, तो पिवट टेबल है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञात प्रेषकों के ईमेल मैसेज द्वारा होने वाले सुरक्षा खतरे को क्या कहा जाता है? अज्ञात प्रेषकों के ईमेल तो ये हमारा उसमें जो आप जीमेल वगैरह पर देखेंगे स्पैम वाला फोल्डर होता है। ठीक, तो अब अज्ञात जो प्रेषक होते हैं उनके द्वारा मैसेज जो प्रेषित होते हैं, ठीक है, और उनसे होने वाले सुरक्षा खतरे को हम लोग क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 73 क्वेश्चन है कि इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है? तो इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है कि इंटरनेट से होने वाली बैंकिंग। कैसे होने वाली? इंटरनेट से, यानी आप घर बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये आपकी इंटरनेट बैंकिंग कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? कंप्यूटर का मतलब इनमें से कौन सा जो वायरस है वो कंप्यूटर का वायरस है और पहला वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारा क्रीपर। कौन सा? क्रीपर जो है वो कंप्यूटर का प्रथम वायरस है। ठीक है, फर्स्ट वायरस ऑफ द कंप्यूटर इज क्रीपर। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट और कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए डॉट एक माध्यम है। क्या माध्यम है? कंप्यूटर के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, जो कि आप अभी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? ये हमारी कहलाती है ई लर्निंग। क्या कहलाएगी? ई लर्निंग, यानी इंटरनेट से जो लर्निंग करते हैं आप लोग, यह सभी वो हमारी ई लर्निंग कहलाती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूर्ण रूप क्या है? नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है D से डायनामिक, H से हॉस्टल, C से कॉन्फ़िगरेशन और P से प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग में SAP का पूरा अर्थ क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग में SAP का जो पूरा अर्थ है, कह रहे क्या होता है? तो S से होता है सिस्टम, ठीक है, A से एप्लीकेशन और P से प्रोडक्ट। सिस्टम, एप्लीकेशन और प्रोडक्ट। करेक्ट आंसर क्या निकला? A। 78वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? किसे हम लोग साइबर अपराध नहीं कहेंगे? ठीक, इसमें से तो फोनोग्राफिक या अश्लील मेल भेजना, ये आपका साइबर अपराध नहीं होगा। ठीक है, सोशल नेटवर्क को विकृत करना ये हो जाएगा, हैकिंग भी हो जाएगी, और बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। चलिए फिर है SVC का पूर्ण रूप।
है। एसबीसी का पूर्ण रूप कह रहे हैं कि क्या है, तो एसबीसी का पूर्ण रूप जो होता है स्मार्ट बिजनेस सेंटर। क्या होगा? एस से स्मार्ट, बी से बिजनेस और सी से सेंटर। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए। कितने बाइट्स के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है? कितने बाइट्स के डेटा को, ठीक है, तो पेटा, ठीक है, मेटा, गीगा, टेरा और पेटा, ठीक है, पेटा बाइट्स के डेटा को हम लोग क्या कहेंगे? बिग डेटा कहते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन अब आया है हमारा यूपी जीके का, स्टैटिक जीके का, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? किसमें की गई थी समानांतर सरकार की स्थापना? तो ये की गई थी हमारी बलिया में। कहाँ पर की गई थी? बलिया में। करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश और विगत काल के संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत के जो पहले गवर्नर थे वो थे हमारे कौन? एचपी मोदी। एचपी मोदी इसके पहले गवर्नर थे। इनका जो कार्यकाल था वो 1949 से लेकर 1952 तक का रहा, ठीक है, 1949 से 1952। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को कब दी गई थी फांसी? तो ये दी गई थी 19 दिसंबर 1927। 19 दिसंबर 1927 में इनको फांसी दी गई थी सुबह के टाइम में, ठीक है, 6 बजे। और इन्हें कहाँ पर दी गई थी? गोरखपुर में। कौन से शहर में? गोरखपुर में दी गई थी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। कह रहे मेरठ का अधिवेशन कब हुआ था? तो मेरठ का जो अधिवेशन हुआ था हमारा वो हुआ था 1946 में, 1946 में। और कानपुर का हुआ था हमारा 1925। इसके अलावा लखनऊ अधिवेशन 1916 में और बनारस 1905 में, यानी सी राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 85वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? ठीक है, वर्तमान प्रयागराज, ठीक है, और पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो इस पर जो है अंग्रेजों का अधिकार कब स्थापित हुआ था? तो अंग्रेजों का जो अधिकार है वो हुआ था 1797 ईस्वी में, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे जो पूर्व में शहर है वो हमारा कौन सा है? बलिया, बागी बलिया। करेक्ट आंसर ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हमें जिला बताना है, वो है हमारा कौन सा? लखीमपुर खीरी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो स्थित है वो हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 89वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कौन सा है? आलू निर्यात जोन कौन सा है? तो आगरा जोन में सबसे अधिक आलू का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। करेक्ट आंसर हुआ हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90वां प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं, कह रहे हैं इनमें से किस स्थान पर जो है वो लगा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में नरोरा में लगा हुआ है। कहाँ पर लगा है ये? नरोरा।
कहाँ पड़ता? बुलंदशहर में, ठीक है, नरोरा बुलंदशहर में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इफ़को यूरिया कारखाना, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इफ़को यूरिया कारखाना किस स्थान पर है? तो ये है हमारा कहाँ पर? राइट आंसर हो गया हमारा इसका ऑप्शन नंबर वी, आंवला में। कहाँ पर स्थित है? आंवला में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वी। ठीक, चलिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कराना है हमें। नहीं, सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक, नीचे दिए गए कूट में से सही हमें इसका गोटे का कार्य लखनऊ, पीतल की मूर्तियां मथुरा और ताले अलीगढ़। ताले अलीगढ़ ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो पीतल की मूर्तियां होती हैं वो हमारी मथुरा में ना होकर कहाँ पर होती हैं? मुरादाबाद में होती हैं। ठीक, तो ये सारे क्या हो गए? गलत हो गए। जो करेक्ट आंसर दिया गया ताले, वो गाना भी है, उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला, जो मैया जी की ताली ना बजाए। ठीक, चलिए केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान, तो ये हमारा स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर है? देश की राजधानी लखनऊ में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, ठीक है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर, सीमेंट कारखाना कह रहे कि बरेली में, तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। सीमेंट कारखाना हमारा कहाँ पर है? चुर्क में है, चुर्क व डाला में, चुर्क में, चुर्क और डाला में। करेक्ट हो गया सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? समस्तपुर कह रहे कि रायबरेली में है, कौन सा नहीं है? ठीक है, समस्तपुर रायबरेली में है। नवाबगंज, नवाबगंज कह रहे कि ये हमारा इलाहाबाद में, तो ये गलत हो गया। नवाबगंज जो है वो कहाँ पर है? उन्नाव में है। तो राइट आंसर क्या निकला यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बाघ अभ्यारण्य दुधवा, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अमनगढ़, पीलीभीत। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के इसमें से प्रमुख लोक नृत्य हमें बताना है। कह रहा कि कौन से हैं? चरकुला हमारा है, कर्मा है और पांडव है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बिहू असम का हो गया, घूमर, गरबा वरबा ये सब यूपी के नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर आ गया मैचिंग वाला, ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कह रहे वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, वाराणसी संस्कृति एवं धर्म सही बात है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी को औद्योगिक केंद्र बताया जा रहा है, जबकि ये गलत हो गया, ठीक है। मुरादाबाद पीतल उद्योग और पीतल की मूर्तियाँ, ठीक है, एक ही बात है वो। चलिए, झांसी हमारा औद्योगिक नहीं है, केवल एक ये कह लीजिए आप पर्यटन स्थल जरूर है, ठीक, पर्यटन स्थल। और यहाँ की जो झांसी की रानी थी उनसे ये काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश स्थित है? तो लखनऊ गए होंगे तो आपने देखा होगा कई बार। राजकीय जो ललित कला अकादमी होती है वो हमारी कहाँ पर है? लखनऊ में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अंतिम क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ठीक है, हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। तो ये हमारा नौचंडी मेला, ठीक है, नौचंडी या नौचंदी मेला, ठीक। और ये प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है। कहाँ पर लगता है? मेरठ में, जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों लोग आते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलेंगे,
तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।